अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय लवली पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके दिन का आगाज़ भी जो है वो बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अगर नहीं तो आइए हम और आप करते हैं आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ एक साथ, और आपके होने से मेरा दिन तो बहुत ही ईवन खूबसूरत हो जाता है। आई एम श्योर कि हमारा इस पूरा जितना भी टाइम एक दूसरे के साथ गुजरता है, इससे आप कुछ ना कुछ सीखते होंगे और आपका बाकी का दिन जो है वो इंतहाई खुशगवार अंदाज में गुजरता होगा। मैं ऑफिस आती हूँ तो ऑफिस आते हुए बहुत सारी चीज़ों को मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आज जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि एक डिसेबल बच्चा जो है वो स्कूल का बैग अपने कांधों पे उठाए और यूनिफॉर्म को पहने जो है वो क्रॉल करता हुआ अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग अपनी माजूरी को जो है वो अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माशरे में जो है बाहिम्मत पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चे को इस तरह से करेज करते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं कि वो बजाय माजूर हो के अपनी माजूरी को कमज़ोरी समझे और किसी के सामने हाथ फैलाए, वो अपने आप को तालीम के ज़रिए मजबूत करे, अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर करे। क्योंकि आज वो तालीम हासिल करेगा, अपने आप को इस काबिल कर लेगा कि कल वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकता है। तो इस तरह की जब भी कोई चीज़ देखें, एक दूसरे को अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्योंकि अप्रिसिएशन से क्या होता है कि दूसरे का हौसला बढ़ जाता है। और उस बच्चे के चेहरे पर जितनी खूबसूरत स्माइल थी, उससे देख के मेरा दिन तो ऑलरेडी बहुत अच्छा शुरू हुआ और बड़ा मुझे एक वो पुरसकून सा लगा कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, हम एक दूसरे से इतनी कंप्लेंट्स करते हैं कि ये नहीं हमारे पास, वो नहीं। हालांकि अल्लाह पाक ने हमारी बहुत बड़ी नेमत है कि हमें जो है वो पूरे अज़ा के साथ पैदा किया है, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है। उसके बावजूद भी हम जो है वो डिफरेंट तरह के लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये दिस एंड डैट की जो रेस है उससे बाहर निकल कर अपने लिए आसानियाँ पैदा करना इंसान के हाथ में है। अल्लाह ने अगर इस दुनिया में किसी को पैदा किया तो उसका कोई ना कोई मकसद है, उस मकसद को समझने की कोशिश कीजिए और अगर कुछ अच्छा होता देखे तो उसे ज़रूर तारीफ़ करें, उसकी ज़रूर दाद दें और उसे आगे भी लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग आपकी बात सुन के बहुत अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं। तो आई एम श्योर कि ये जो आज का जो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है, ये माशरे में जितना बढ़े, उस बच्चे के लिए अल्लाह पाक बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और जितने भी मेरे देखने वाले लोग हैं उनके लिए भी उनकी ज़िंदगी में अगर कोई तलखी है तो उसको दूर करे। अगर आप किसी सफ़र में हैं तो अपना सफ़र को अल्लाह ताला आपके लिए आसान बनाए। अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मौसम चेंज होते ही बहुत तरह की इन्फेक्शंस जो हैं वो हो जाती हैं, तो अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें, अपना ख्याल रखें। बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और जहाँ पे मैं जब बात कर रही हूँ कि तारीफ़ होती है, दाद होती है, आर्टिस्ट की बात करें तो आर्टिस्ट का सबसे बड़ी सरमाया, उसका सबसे बड़ी कमाई जो है वो एप्रिसिएशन है, उसकी दाद है। अगर कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप उसे दाद देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। मेरे साथ भी आज एक ऐसी ही बहुत ही खूबसूरत सी आर्टिस्ट मौजूद है जो अपने हुनर को, जो अपने विजन को, जो अपनी सोच को कैनवस पे उतारती हैं, डिफरेंट तरह के रंगों के साथ उसे मिलाकर जो है एक बहुत खूबसूरत तस्वीर में उसे ढाल देती हैं। मैं बात कर रही हूँ कैलीग्राफी की। कैलीग्राफी का आर्ट एक बहुत मुश्किल आर्ट है, जिसे समझना शायद आम लोगों के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, इनके आर्ट के पीछे की क्या कहानी है, उसका क्या विजन है, ये जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट ज़ैनब मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह से जो है वो इस आर्ट की तरफ आई और इस आर्ट ने आपकी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा खूबसूरत बना दिया? जर्नी वाज बिट लॉन्ग। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी टेक्सटाइल डिज़ाइन में, तो कर उसी टाइम मुझे फ़ील हुआ कि मुझे टेक्सटाइल की बजाय फ़ाइन आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फ़ाइन आर्ट सीखने की कोशिश में मैंने कुछ टीचर्स से रब्ता किया जिनमें सर एजाज़ मतलब ऑन टॉप थे। उनसे मैंने सीखना जब शुरू किया तो फिर मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये स्किल है, मैं इस काम को कर सकती हूँ। तो विद इन 1.5 ईयर मुझे समझ आ गया कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। कैलीग्राफी इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। तो उसी को फिर मैंने कंटिन्यू किया। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने टेक्सटाइल आप पढ़ रहे थे और फिर आप फ़ाइन आर्ट्स की तरफ आपको लगा कि ज़्यादा रुझान है, तो इसमें फैमिली का सपोर्ट कितना रहा कि फैमिली ने ये नहीं कहा कि नहीं आप तो टेक्सटाइल को कर रहे हो तो उसी को आगे परस्यू करना चाहिए, किधर आप आर्ट्स की तरफ आ रहे हो? आर्ट क्योंकि हमारे यहाँ उतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स भी नहीं हैं जैसे आपने बताया सीखने के हवाले से। या इस लिहाज से मुझे लगता है कि आई एम क्वाइट लकी, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है। मेरे फादर चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं, तो लेकिन उसके बाद मैंने टेक्सटाइल चूज़ किया, तब भी उन्होंने सपोर्ट किया। एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बाद फिर मैंने जॉब नहीं की, कुछ भी नहीं, इस फील्ड को कैरी ऑन किया। उसमें भी मुझे
काफ़ी हद तक उनकी सपोर्ट मिलती रही, मतलब उनकी सपोर्ट ही है जो मैं आज यहाँ तक हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपके आर्ट के हवाले से बात करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले जो है वो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बड़ा ही प्यारा जो है वो काम किया हुआ है। ये इस्लामिक सारी जो है सूरतों के साथ ये काम करती हैं। तो ज़ैनब, इसके पीछे का क्या विज़न है, क्या सोच है, किस तरह से आपने क्यों सिलेक्ट किया कि आपको इस्लामिक कैलीग्राफी करनी है और इसी को आगे लेके चलना है? बेसिकली स्टार्ट से पहले तो कोई आइडिया ही नहीं था मुझे कि मैंने क्या करना है। आई वाज इनटू आर्ट, मुझे कोई कैटेगरीज़ का नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे एक्सप्लोर करना शुरू किया मैंने, तो मुझे आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था। जो ओल्ड आर्किटेक्चर, ओल्ड बिल्डिंग्स, वो सारी मुझे बहुत फैसिनेट कर रही थी शुरू से ही। तो उसमें जब मैंने फर्दर रिसर्च की, फिर अपने आप को जब मैंने उस चीज़ के साथ रिलेट किया, तो मैंने देखा कि हम लोग आजकल की जनरेशन मॉडर्निज़्म के पीछे भाग रहे हैं, हर चीज़ को मॉडर्नाइज़ करते जा रहे हैं, मिनिमल करते जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आज से कोई 100 साल पीछे, 60-70 साल पीछे जाते हैं, तो हमारे पास बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास इतना, मतलब हमारा विरसा, हमारा हेरिटेज बहुत रिच है। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं, तो मुसलमानों की जो फतूहात हैं, मुसलमानों ने अपनी जो अरूज के टाइम पे बिल्डिंग्स बनाई हैं, उनका जो सानी है वो नहीं मिलता आज भी वेस्टर्न बिल्डिंग्स में, किसी भी में। लेकिन हमारी जनरेशन को नहीं पता, हमारी जनरेशन आइडियलाइज़ करती है वेस्ट को, हमारी जनरेशन मॉडर्नाइजेशन को आइडियलाइज़ कर रही है। तो आई वॉज़ वन ऑफ देम, मैं उनमें से ही थी। लेकिन जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग शायद उन लोगों को आइडियलाइज़ करते करते ही इतना नीचे आ गए हैं कि अपना असल भूल गए हैं। सो देन मैंने फिर रिसर्च की इस्लामिक बिल्डिंग्स पे, ऐसी बिल्डिंग्स ली जो मुसलमानों ने अपने उरूज के टाइम पे बनाई थी, एंड देन बाद में कुछ उनमें से डिमोलिश हो गई, कुछ ख़त्म हो गई, कुछ को म्यूज़ियम्स बना दिया गया। उन्हीं बिल्डिंग्स की वॉल्स को लेके मैंने एज इट इज़ उठाकर पेंट कर दिया। तो हिस्ट्री में जैसे आपने एक अपना कैटेगरी जो है उसको सिलेक्ट किया कि आपको जो बेसिकली हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको अपने कैनवस पे उतारना है, तो क्या हिस्ट्री से रिलेटेड, अब आप जारी बात है कि आप कैलीग्राफी करती भी हैं, तो इससे पहले या आप फिर आप पढ़ती भी हैं उन चीज़ों के बारे में ताकि आपका जो थॉट्स हैं वो क्लियर हों, या आप जो है जस्ट उसके बारे में अपनी बेसिक रिसर्च करती हैं एंड देन उसके बाद अपनी पेंटिंग को स्टार्ट करती हैं? बुक रीडिंग का मुझे हमेशा से शौक़ था, हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, इस्लामिक हिस्ट्री में भी था। तो जो फर्स्ट थिंग मुझे क्लिक की थी ना, वो ये एक मस्जिद कुर्तबा की स्टोरी थी कि जब इल्लामा इकबाल वहाँ गए थे, तो उस वक्त वहाँ का काफ़ी हिस्सा जो है वो शहीद कर दिया गया था। तो वो वहाँ जाकर एक बार तकरीबन रोने लग गए थे, उन्होंने कुछ अशार कहे उसके बारे में, और फिर उन्होंने नफल अदा किए, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे उसको चर्च बना दिया गया था, अजान देना वहाँ पे बंद हो चुकी थी, और अब उसका वो हिस्सा म्यूज़ियम है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक की थी कि एक इतनी बड़ी हस्ती जो वहाँ जाके रो पड़ी, और कुछ तो ऐसा होगा ना उस चीज़ में, उस जगह में। और फिर जब मैंने उसको रिसर्च किया, उसको देखा, मुझे पता चला कि ये इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर था जिसको तकरीबन तबाह कर दिया गया। बिल्कुल। और अगर आपकी डिग्री अब कंप्लीट है, तो जैसे आप बता रही हैं कि पहले आप सिर्फ शौक़ के लिए कर रही थी, एज प्रोफेशन आपने इसे फिर चूज़ किया, तो कितना टाइम हो गया है आपको इसे प्रॉपरली जो है वो करते हुए, और कितना मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में? मुझे तकरीबन ग्रेजुएशन की 1 साल हो गया है, और उसके फ़ौरन बाद से ही मैंने कैलीग्राफी करना स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन चूज़ करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। बाकी मैं कुछ भी कर रही थी, मैंने जॉब्स भी 1-2 ट्राई की, मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड, लेकिन मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं थी अपने काम से या अपनी इन चीज़ों को लेकर। लेकिन ये काम मेरा इस तरह का है, इसमें एक तो सुकून है, हम लोग कनेक्टेड रहते हैं अल्लाह ताला से। मैं जब कोई भी आयत लिखती हूँ, कोई भी आयत, कोई भी चीज़, कोई भी कैनवस, किसी बिल्डिंग पर रिसर्च करती हूँ, उससे रेलिवेंट फिर आयत ढूंढती हूँ, उसका तर्जुमा पढ़ती हूँ, क्योंकि हमें लिखने से पहले देखना है कि हम क्या लिख रहे हैं। कोई हमसे पूछ लेता है तो हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो लाइफ दोनों तरह से चेंज हुई है, एक तरह से एक कनेक्शन बिल्डअप हो गया है, और वो कनेक्शन मुझे लगता है कि मुझे
इस काम में सबसे अच्छी चीज़ मिली है वो कनेक्शन है। बिल्कुल, और स्पिरिचुअली भी एक बड़ी सेटिस्फेक्शन रहती है। अगर ज़रा देखा जाए बड़ी खूबसूरत आपने आर्ट किया है, तो इसमें किस तरह का फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है, कलर सिलेक्शन को किस तरह से आपने क्या चीज़ माइंड में रखते हुए इसके कलर जो है उसको सिलेक्ट किया है, अगर इन दोनों की डिटेल के हवाले से बात करें तो आप वन बाय वन बताइएगा कि किस तरह का फ़ॉन्ट है और फिर कलर की सिलेक्शन किस तरह से आपने की। ये फर्स्ट ब्लू पेंटिंग है। इसमें मैंने जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ करती हूँ यूजुअली वो है ख़त कैरवानी। ओके। सबसे पहले जो कुरान पाक लिखा गया था वो ओल्ड कुफिक में लिखा गया था, ये उसकी मॉडर्नाइज फॉर्म है। तो ओरिजिनली जो कुरान पाक तहरीर किया गया था उसमें कोई ज़बर ज़ेर नहीं थी, उसमें कोई नुक्ते नहीं थे, क्योंकि वो अरबी ज़ुबान में था, अरबों के लिए था, तो उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो उसी चीज़ को मैं भी लिख रही हूँ सेम एज इट इज़। और दूसरी बात ये कि जो कलर सिलेक्शन है वो हमने जो लिखना होता है, जो आयत लिखनी होती है उसके हिसाब से करते हैं। अब इसके ऊपर मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन होने के बारे में जो एक आयत है वो लिखी है। तो हुजूर पाक जब अल्लाह ताला ने उनको रहमतुल लिल आलमीन कह दिया तो इट मीन्स कि वो रहमत है, वो एक ठंडक है। बेशक बेशक। तो जब हम उनका जिक्र करते हैं तो हम इस तरह के कलर्स यूज़ करते हैं जो ठंडक को उसकी फील दें। तो ब्लू ग्रीन ये ठंडक देने वाले रंग हैं। बिल्कुल। तो जब हम उनका जिक्र करते हैं तो हम इस तरह के रंग इस्तेमाल करते हैं। जब हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो जाहो जलाल का जिक्र करते हैं, फिर वो रंग इस्तेमाल करते हैं जो जाहो जलाल दिखा सके। बिल्कुल। और इसी तरह से मैं देख रही हूँ कि आपकी जो सेकंड पेंटिंग है उससे बड़ा वार्मथ फील हो रही है, एक वो सब चीज़ आ रही है, तो उसके पीछे भी यही सारा प्रोसेस है। और उसका फॉन्ट, और मोस्टली आप एक ही फॉन्ट एक ही तरह का यूज़ करती हैं या डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स को यूज़ करती हैं? मैं बेसिकली स्टार्ट तो मेरा इसी से था, बिकॉज एक फॉन्ट को सीखने में टाइम लगता है। इस फॉन्ट को सीखने में मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लग गए, फिर इसकी प्रैक्टिस करने में। उसके बाद फिर मैंने एक और फॉन्ट स्टार्ट किया, अब ऑलमोस्ट थर्ड फॉन्ट कर रही हूँ। लेकिन मुझे अपनी इन ओल्ड पेंटिंग्स के साथ ओल्ड फॉन्ट माइट भी, अगर मैं कभी मॉडर्न पेंटिंग्स बनाऊँ तो उनके साथ मैं कोई डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करूँ। ठीक है, तो मतलब कि अभी जो है वो आप 3 तरह के फ़ॉन्ट को लेके काम कर रही हैं और उसी के हिसाब से जो है वो आपका पूरा वो रहता है प्रोसीजर। एक पेंटिंग को कंप्लीट करने में अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये काफ़ी इस पे डिटेल में काम हुआ है, तो कितना टाइम लग जाता है? बेसिकली ऑयल पेंटिंग्स हैं। ऑयल पेंटिंग्स में काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। तो वो ड्राई बहुत जल्दी नहीं होती, उसको टाइम बहुत लगता है। तो यूजुअली हम 2 से 3 पेंटिंग्स एक साथ स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट कलर स्कीम में, ताकि हम एक पे काम कर करके, मतलब इतना मिनिएचर काम में इंसान आंखें देख देख के एक चीज़ को थक जाती हैं। तो फिर हम 2 चीज़ें साथ स्टार्ट करते हैं और उनको, मतलब जिस तरह ये पेंटिंग थी और इसके साथ एक और पेंटिंग थी वो सेल हो गई है, मैंने साथ स्टार्ट की थी। तो इन दोनों को बनने में तकरीबन 30 डेज़ लग गए थे। अच्छा, मतलब इतना डिटेल में जाना, क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं ना कि ऑयल अगर किसी भी कलर पे जा रहा है तो वो बड़ी जल्दी स्प्रेड भी हो जाता है, फैल जाता है। तो उसको कंट्रोल करना, फिर उसको ड्राई करना, फिर उसके बाद जैसे कि आपने सेल की बात करी कि एक इसके साथ आपने स्टार्ट किया और वो सेल हो गई, तो आपको लगता है कि यहाँ पे आर्ट की उस तरह से वैल्यू है और हमारी मार्केट जो है वो उतनी ज़्यादा लोग जो है उसको पसंद करते हैं, समझते हैं कि आर्ट क्या है और उसके लिए उतना ही अच्छा पे किया जाता है? अगर हम मार्केट की बात करें तो मतलब हम लोग 2023 में रह रहे हैं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं और सुनने वाले आई डोंट नो कि कहाँ पे हमें सुन रहे हैं। हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हमारे हाथ में है, टीवी है, ऑल दैट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। हमें अब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे उसकी डिमांड है या नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के बना रही हूँ, मेरा काम अगर मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाती हूँ तो पूरी दुनिया देख सकती है। और पूरी दुनिया में इतने 7 बिलियन 8 बिलियन लोग हैं, तो उनमें से कोई भी क्या ऐसा नहीं होगा कि जो उसकी कदर नहीं करेगा। बिल्कुल। हर इंसान का टेस्ट डिफरेंट हो सकता है, पसंद चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। माइट भी मुझे कैलीग्राफी पसंद है, किसी और को मॉडर्न आर्ट पसंद है, किसी और को कुछ। लेकिन 7 बिलियन में कोई तो आपकी चॉइस सिमिलर होगी। और बहुत सारा ऐसा भी होता है कि हमारे सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें हमारे देखने वालों के लिए आसान कर दी हैं। डिफरेंट तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम डिफरेंट तरह का आर्ट देखते हैं। आर्ट क्या है, किस तरह से इसे फ़रोग दिया जा सकता है और किस तरह से हमारे मतलब सोसाइटी में, स्पेशली कि पाकिस्तान की बात करें तो क्या आर्टिस्ट को वो मुकाम हासिल है, इसी हवाले से बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। आर्ट के हवाले से बात करें, आर्टिस्ट के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा आर्ट हमें दिखाई देता है। और वैसे भी हमेशा से हम बात करते हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान की जो सरज़मीन है बहुत सारे आर्ट से भरपूर भरी हुई है। किसी भी तरह के टैलेंट की हमें कमी दिखाई नहीं देती है। लेकिन क्या हमारे आर्टिस्ट के लिए उतनी ज़्यादा आसानियाँ हैं? क्या हमारे आर्टिस्ट के लिए उतने ज़्यादा मौके हैं कि जहाँ पर वो अपने आर्ट को प्रजेंट कर सकें, चाहे वो फिर पेंटिंग के हवाले से हो, एक्टिंग के हवाले से हो, सिंगिंग के हवाले से हो, मतलब किसी भी तरह का अगर आप में कोई आर्ट है, और क्या आर्टिस्ट के लिए उतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं? इस हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे रिपोर्टर हैं अहमद साद। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं साथ कि बड़ी खूबसूरत हम देखते हैं कि हमारे पास पेंटिंग्स हैं या कैलीग्राफी आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या हमारे यहाँ उस तरह के मौके मौजूद हैं कि जहाँ पे जाके आर्टिस्ट अपना काम डिस्प्ले कर सके? मैं जैसे कि ज़ैनब आपने देखा होगा, ये वो जो कलम के साथ कैलीग्राफी करती हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वाइज जो हैं वो वुमेन आर्टिस्ट हैं जो इसके साथ करती हैं। अब इस हवाले से सिर्फ एक आर्ट्स काउंसिल ही है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। हालांकि ये आर्ट्स काउंसिल अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब भी ये आर्ट्स काउंसिल को तब होना चाहिए था जब वो बना है। अब देखिए ना, इतने सालों बाद आर्ट्स काउंसिल को भी याद आ रहा है कि हमारे भी कोई आर्टिस्ट हैं, उनका जो है हम थोड़ा सा ख्याल कर लें। अब उसमें भी जो आर्टिस्ट है ना, वो इनका नहीं ख्याल, वो जो आपके थिएटर से वो बस्ता जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि वजीफे भी जो लगते हैं उनके लगते हैं। इनके लिए क्लासेस तो बना दी गई हैं, पर ऐसा होना चाहिए था जैसे ये इसमें प्रोफेशनल हैं, और जो मतलब लड़के लड़कियां जो नए तलबा जो हैं वो आर्टिस्ट जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, उन्हें आर्ट्स काउंसिल को अपनी जो क्लासेस स्टार्ट की हैं उनमें इन्हें लाना चाहिए था। इनसे ये आगे अपना जो हुनर है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते। अब जैसे कलम के साथ ये बड़ा एक अलग रेयर चीज़ है। अब उन्हें ये चाहिए था कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं तो ये उन्हें वहाँ पे सिखाती, ये एज अ प्रोफेशनल के तौर पे जाती है। ऐसे लग अब वहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल्स जो क्लासेस ले रहे हैं वो प्रोफेशनल्स तो हैं नहीं। वो मतलब उनकी वो आके अपनी वो जो भी सबमिट वगैरह करवाते हैं उन्हें उनकी बेस पे रखा जा रहा है। हालांकि ऐसे जो नया टैलेंट है, नए आर्टिस्ट है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए ना, स्टाइल चेंज हो गया है, ज़माना जो कैनवास के डिफरेंट स्टाइल आ गए हैं। और अगर जो पुराने मॉडर्न आर्ट भी है, दीगर आर्ट भी जो है वो उसमें भी ये है कि जो ये अब स्टूडेंट आ रहे हैं इन्हें पता है कि, क्योंकि जाहिर सी बात है डिग्रीज लेके आए हैं, इन्हें पता है हमने किस तरह से करना है, क्या करना है। लेकिन आर्ट्स काउंसिल का ये इकदाम तो अच्छा है, लेकिन उसमें ये है ना, आप ये भी देखें कि जो आर्टिस्ट हैं वो अच्छे रखने चाहिए जो बच्चों को आगे सिखा सकें। उन्होंने जो अब ऐसी जो सिंगिंग क्लासेस का है उनका वो भी यही हाल है, उन्होंने प्रोफेशनल्स बनते हैं, वहाँ पे फिर वैसे स्टूडेंट्स आते हैं। मतलब वो एक आप कह रहे हैं तफरीह का उनके लिए बना हुआ है, ना कि सीखने के लिए। जब आप अच्छे वहाँ पे जो है वो अपने टीचर्स रखेंगे, अच्छे प्रोफेशनल्स रखेंगे, तो हम और आप जैसे हर लोग वहाँ पे जाएंगे। हर किसी की कोशिश होगी कि यहाँ पे ये मेन आर्टिस्ट है। दूसरी जगह ठीक है, आर्ट्स काउंसिल का ये भी आ जाता है कि बजट नहीं, वो इतना बजट जो नहीं अप्रूव कर सकते हैं, उनकी इतनी जो भी फीसेस वगैरह हैं जो वो नहीं पे कर सकते। पर इसमें ये है कि कम से कम आप इतना कैलिबर का तो बंदा रखें, इतने लेवल का तो रखें जो कम से कम बच्चों को आगे जो है वो सिखा सके। अब वो जो सिंगिंग अकेडमी है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब का आर्ट्स काउंसिल बना है तब की वो बनी हुई है। लेकिन वहाँ पे वो जो सिखाने वाले हैं वो ऐसे हैं कि वो मतलब इक्का दुक्का जो स्टूडेंट्स हैं, चंद स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, क्योंकि किसी को उनका पता ही नहीं है कि वो कौन से प्रोफेशनल्स है। इधर कोई अच्छा अब काशिफ हसनी है फैसलाबाद का सिंगर, और एक दो काफ़ी अच्छे नाम हैं, उन्हें भी आप ये प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि आप वहाँ पे जो है, मतलब ये तो ये गवर्नमेंट से बात करके है ना, जहाँ पे उन्होंने उनका अप्रूवल किया, मे भी हो सकता है वो फंड्स की या बजट के साथ उनका भी अप्रूवल कर लें। आप फैसलाबाद के अपने जो लोकल सिंगर्स हैं जो कुवैत और दीगर जो ममालिक हैं उधर जाके परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करें। अब उन्हें भी पता है कि नहीं, ये जब मेन इवेंट होता है तब उनका बजट अप्रूव हो जाता है। आर्ट्स काउंसिल का अपना ही कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे अब 14 अगस्त है या दीगर कोई जो इवेंट है, वहाँ पे वही उनका बजट अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर बात आती है क्लासेस की या स्टूडेंट्स को सिखाने की, वहाँ पे उनका बजट का इशू आ जाता है। तो प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से आर्ट्स काउंसिल एक प्लेटफॉर्म होना बहुत कम है। ये तो ये है कि इधर के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने मिलके अब अकेडमीज बनाई हैं जिसमें जो है आर्ट गैलरी है, एजाज आर्ट स्टूडियो है, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर आर्ट्स काउंसिल ही अकेला होता तो आज ये स्टूडेंट्स भी ना होते। वो गैलरीज ही हैं, वो ही सिखा रही हैं, वो ही इन्हें आगे लेके आ रही हैं। क्योंकि अब
अब जो आर्ट्स काउंसिल है वहाँ पे आप आर्ट एग्जीबिशन देखते हैं लगती हैं। अब क्या होना चाहिए कि वो आर्ट्स काउंसिल के अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी होनी चाहिए, पर ऐसे नहीं होता। उन्होंने क्या किया, दूसरी जो डिफरेंट फैसलाबाद में जो आर्ट गैलरीज हैं उधर से स्टूडेंट उधर जो है वो नुमाइश लगाती हैं, जो है आर्ट एग्जीबिशन लगाती हैं किसी भी वो मौके पे। 14 अगस्त है, ये शोदा की तकरीब है, वही बना के वही वहाँ पे वो जो है लगाती हैं। वो खराजी तहसीन को ले जाता है आर्ट्स काउंसिल जी। आर्ट्स काउंसिल ने नुमाइश की, मतलब जो असल हीरो है वो पीछे जो है वो मतलब उसका सामने नाम ही नहीं आ सकता। क्योंकि देखिए अगर आप में बेसिक स्किल्स भी हैं, जैसे ज़ैनब ने भी बात की कि उन्होंने शौकिया इस चीज़ को शुरू किया था, टेक्सटाइल की डिग्री वो कर रही थी और साथ में ये कह रही थी, तो उनको प्रोफेशनली इसे अडॉप्ट करने के लिए जो है वो फिर भी गाइडलाइन की ज़रूरत थी और वो उन्होंने हासिल की। एग्जीबिशन के साथ में बात की, ज़ैनब आप क्या समझती हैं कि एग्जीबिशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे यहाँ क्या उस तादाद में एग्जीबिशन होती हैं? हमारे यहाँ पे तो सिखा बहुत कम लोग रहे हैं। मैं इस लिहाज से, मैंने पहले भी बोला है कि अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे इतने अच्छे टीचर, इतने अच्छे मेंटर मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं सीख पाते और सेल्फ टॉट हैं बच्चे, खुद कोशिश करते हैं, यूट्यूब से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सीखते हैं, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिलते। पहले सीखने के मौके नहीं मिलते और उसके बाद फिर उन्हें अपना काम अगर वो कर लेते हैं तो दिखाने के मौके नहीं मिलते। फैसलाबाद एक ऐसा सिटी है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा होते हैं, आई थिंक सो, जैसे बहुत बड़े बड़े नाम है हमारे पास फैसलाबाद से, लेकिन उनको यहाँ पे इस शहर में रहकर मौके नहीं मिलते। हमारे पास जैसे अभी इन्होंने बात की है कि आर्ट्स काउंसिल के अलावा कोई गैलरी नहीं है। कुछ लोगों ने अपने बिहाफ पे गैलरी स्टार्ट की हैं, जैसे एटी आर्ट गैलरी है, वो एक टीचर ने स्टार्ट की है, एजाज आर्ट स्टूडियो, वो भी एक वन पर्सन जिन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन कोई एक ओवरऑल डिविजनल सतह पे कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट, कोई जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे अपना काम डिस्प्ले कर सकें। डिस्प्ले करने से मुराद ये नहीं है कि उनका काम बिक ही जाए, अवाम उस काम को देखे, अवाम में भी शऊर आए, उन स्टूडेंट्स को, हम जैसों को भी पता चले कि हमारे काम में क्या गलतियां हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है, लोग किस तरह का काम पसंद करते हैं। जब तक लोग देखेंगे नहीं, हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, हम अपनी गलतियां या अपनी अच्छाइयाँ उस तरह से नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Exactly. तो हमारे पास यहाँ पे मौके बहुत कम है। और अब तक आपने कितनी ज़्यादा एग्जीबिशंस में जो है वो पार्टिसिपेट किया है और अपने काम को वहाँ पे डिस्प्ले किया है? जो मेरी सबसे पहली पेंटिंग डिस्प्ले हुई थी वो एटी आर्ट गैलरी में थी। वो मेरे ही एक टीचर हैं सर फ़हीम, उनकी गैलरी है, तो वहाँ पे डिस्प्ले हुई थी। देन उसके बाद मैंने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, फिटिफ, वहाँ पे मेरा ग्रुप शो था, उसमें भी कैलीग्राफी डिस्प्ले की मैंने। उसके बाद अलहमरा में 2 से 3 बार मैंने अपना काम डिस्प्ले किया, लाहौर। लेकिन ऑब्वियसली जितनी बड़ी गैलरीज हैं, जिस तरह लाहौर में आर्ट्स काउंसिल है, अलहमरा, वहाँ पे बहुत अच्छे एग्जीबिशंस होते हैं और तकरीबन मंथली बेसिस पे होते रहते हैं। डिफरेंट सिटीज़ से आर्टिस्ट आते हैं, अपना काम डिस्प्ले करते हैं और वहाँ पे देखने के लिए लोग बहुत जाते हैं। तो वहाँ जाना एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है निस्बतन फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के। हाँ, तो आर्ट्स काउंसिल के अलावा साथ हमारे फैसलाबाद में अगर स्पेशली बात करें कैलीग्राफी या पेंटिंग किसी भी तरह की, अगर आप मॉडर्न आर्ट भी कर रहे हो, क्योंकि ज़ैनब जो है वो तो हिस्ट्री को ज़्यादा वो प्रेफर करती है, उनकी वो कैटेगरी है, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए या सीखने के हवाले से कोई अकेडमीज़ या कोई छोटे सतह पे कोई भी अगर क्लासरूम है, इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है? वो जैसे कि वो आपको पहले भी बताया, वो अकेडमीज मौजूद हैं। मतलब वो जो जैसे वो स्टूडेंट्स ने सॉरी टीचर्स जो हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के, उन्होंने ओपन की हुई है। अब इधर ये होता है कि हर किसी की कोशिश होती है कि हम लाहौर जाके, अब यहाँ पे जो अच्छी हैं ना, अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो भी क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आपको एक जगह पे ना प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ना वहाँ पे आपकी जो है वो उस हद तक आपको पसीर आए मेरे के जहाँ तक मिलनी चाहिए। उनका क्या होता है, हम जो है वो बिग सिटीज़ में मूव करें, जैसे इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ पे ना कदर की जाती है आपके टैलेंट की, वहाँ पे आपके टैलेंट की कदर करते हैं, आपके हुनर की। फैसलाबाद में ये चीज़ कम है, क्योंकि इसका पता नहीं अब इसका लोगों को यहाँ तो इतना इसमें दिलचस्पी नहीं है कैलीग्राफी या दीगर चीज़ों में, या कोई और वजह कह सकती हैं। अब यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ साथ बहुत ऐसा भी है कि दिलचस्पी भी है लोगों की, लोग चाहते भी है सीखना, लेकिन उनके पास उस तरह से प्लेटफॉर्म्स नहीं है और लोगों को ये भी नहीं पता है कि कहाँ पे वो किस तरह से कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। सोशल मीडिया का हमारी आर्ट में कितना अहम किरदार है और क्या इससे आसानियाँ पैदा हुई हैं, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। आर्ट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में आर्टिस्ट की, आर्ट, ये टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हर शहर से बहुत से नामवर आर्टिस्ट उठे हैं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, चाहे वो एक्टिंग की सूरत में हो, सिंगिंग की सूरत में हो, या फिर हम अगर बात करते हैं कि जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक पेंट हमेशा से होता रहा है, रंगों के साथ हमेशा से लोग काम करते रहे हैं। कैलीग्राफी जो है एक बहुत ही हमारा एक ऐसा हुनर है जो हमें देखने में मिलता है, लेकिन लोग क्या उससे उतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। लेकिन अब सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के आर्ट, डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंच रहे होते हैं। लोगों को पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा आर्टिस्ट जो है वो अच्छा काम कर रहा है, और उसके ज़रिए शायद अब हमें एग्जीबिशंस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत रही भी नहीं है, क्योंकि आप अगर एक अच्छा पेज बनाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू तो आप अपने आर्ट को वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया को शायद उतनी अच्छे से ना तो एक्सप्लोर कर पाते हैं, ना ट्रस्ट कर पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़िज़िकली भी चीज़ें होनी चाहिए, और एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो एक इवेंट होता है, वैसा इन्वायरमेंट होता है, और लोगों का एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन होता है। आर्टिस्ट को भी पता चलता है कि जो आवाम है, जो शहरी हैं, लोग हैं, वो किस तरह की चीज़ को पसंद करते हैं, क्योंकि सारी बात है वो जिस रीजन में रहता है वहाँ की जो भी लोगों की पसंद होगी, इंटरेस्ट होगी, वो भी फिर उस लिहाज से काम करेगा। उसके काम को भी जो है वो एक तो बढ़ावा मिलेगा, उसमें बेहतरी आएगी। तो सोशल मीडिया का हमारे यहाँ आर्टिस्ट के लिए कितनी आसानियाँ पैदा की हैं, और क्या इसमें अहम किरदार रहा है या नहीं, जानेंगे ज़ैनब से। ज़ैनब, सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज आर्टिस्ट, आप समझती हैं? सोशल मीडिया ने काफ़ी चीज़ें आसान कर दी हैं। मतलब हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मतलब हमारे हाथ में पूरी दुनिया है। अब हम इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं ये हम पर है। इसमें बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ बुरा भी है, तो इस्तेमाल हम पर है। अगर हम इसको अपने काम को प्रमोट करने के लिए, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास बहुत से मौके हैं। जिस तरह अब मैं अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ में एग्जीबिशंस हो रही हैं जो वॉलंटियर्स ले रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, जो हमारा काम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें कोई किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो चुकी हैं, मतलब। लेकिन फिर भी जो एक फ़िज़िकल आपका काम डिस्प्ले होना, एक फ़िज़िकल लोगों के साथ आपका बात करना, बैठना, काम सीखना, जो वैल्यू उसकी है वो हमेशा रहेगी। बेशक हम जितना मर्ज़ी डिजिटलाइज़ कर लें चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपने भी थोड़ा सा पहले बात हम जब कर रहे थे आपके आर्ट के हवाले से, तो आपने सेल के हवाले से बात की कि मेरी एक पेंटिंग सेल हो चुकी है। फर्स्ट टाइम जब आपके पास कोई क्लाइंट आया, या कह लें कि आपके आर्ट का मदाह आया और आपकी फ़र्स्ट पेंटिंग सेल हुई, वो चीज़ की क्या फीलिंग्स थी? कितना मतलब वो चीज़ आपके लिए जो थी वो जॉयफुल थी? मुझे मतलब जिस टाइम मेरी फ़र्स्ट पेंटिंग सेल हुई है, उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ। मतलब मुझे पता था कि ठीक है, ये चीज़ सही है, मैं इसको कर रही हूँ, लेके चल रही हूँ। लेकिन हमारा जो आज की दुनिया है, उसमें हमें दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। अर्निंग और स्पेंडिंग इक्वल रख के ही लाइफ बैलेंस हो सकती है। तो मतलब जिस तरह ये काम है, काफ़ी एक्सपेंसिव काम है, इसके मटीरियल्स एंड ऑल दैट, तो उसको बैलेंस करने के लिए दोनों चीज़ें करनी चाहिए। तो थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सेल की थी, अब डायरेक्ट क्लाइंट को, ऑनलाइन सेल नहीं की थी। तो यहाँ पे फैसलाबाद के क्लाइंट को इस चीज़ के लिए मनाना कि ये पेंटिंग इतने में बनती है और उसमें इतनी मेहनत होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 डेज़ लग गए थे जी। तो 30 डेज़ अगर हम जॉब करते हैं, तो आप देखें हमारे पास एक सैलरी प्रॉपर आती है। 30 डेज़ मैंने उस काम को दिए हैं। अब उस काम के ऊपर मैंने उसके अलावा कोई काम नहीं किया, वही पेंटिंग को लगी रही हूँ, उसको सोचा, उसको देखा, उसकी हिस्ट्री, उसके ऊपर रिसर्च, फिर कई बार गलत हो जाना, उसको ठीक करना, उस सारा एक प्रोसेस होता है। और फिर उस प्रोसेस के अलावा हमारी फीलिंग्स अटैच होती हैं उस चीज़ के साथ, कि हमने इतना टाइम एक चीज़ को दिया होता है। तो मेरे लिए वो एक इस तरह का भी था कि वो मेरी फेवरेट थी, तो मुझे बड़ा दिल को कुछ हो रहा था कि अब ये चली जाएगी। तो लेकिन इससे आपके पास सेल आप कर सकते हैं, आपके पास मौके हैं। अब
और अब लोगों को ना बहुत ज़्यादा पता चलता जा रहा है, जैसे जैसे दौर बढ़ता जा रहा है, लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि घरों में पेंटिंग्स लगती हैं, घरों का डिज़ाइन होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स आ गए हैं अब, तो प्रॉपर लोग आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स बुला रहे हैं, तो अब लोगों को बहुत अवेयरनेस है। तो अब ये होता है कि बिकती हैं चीज़ें। पहले एक होता था कि आर्टिस्ट बेचारा काम करता रहता था सारी ज़िंदगी और वो ऐसे ही मर जाता था और बाद में पता चलता था। अब उससे काफ़ी बेहतर हालात हैं। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। साथ हम देखते हैं कि ऑनलाइन हम अगर डिस्प्ले में कोई चीज़ देखते हैं तो फिर हम कांटेक्ट करते हैं फ़लाँ बंदे से, वो चाहे आर्ट के हवाले से हो या हमारी डेली रूटीन में किसी भी चीज़ के, क्योंकि बहुत सारी हमें वैरायटी घर बैठे अपने फ़ोन के ज़रिए मिल जाती है। आपको लगता है कि आर्टिस्ट के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हुई हैं? जी, आसानियाँ तो पैदा हुई हैं, पर इसमें थोड़ा सा जो है हर बंदा ट्रस्ट नहीं करता। अब आपकी जितनी इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बन गई हैं, उसमें ये है कि हर बंदे को उसमें ना थोड़ा से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे ऑर्डर कुछ करें, हमें जो है वो आपको ये बड़ी वेबसाइट्स पे ऐसे हो जाता है ऑनलाइन। तो मेरे ख्याल से जो आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप करीब से देखोगे तो फिर ही आपको जो है ना उस पे दिल आता है इस चीज़ पे, क्योंकि आप एक चीज़ ऑनलाइन आसानियाँ ज़रूर हुई हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पर ये हर बंदे परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है ना। काफ़ी परसेंट जो है वो ट्रस्ट कर लेते हैं कि जो एज इट इज़ चीज़ है हम वही मंगवाएंगे, यही आएगी। पर काफ़ी जो लोग मेरे ख्याल से जो आर्ट लवर्स हैं ना, वो उनके जो चीज़ या आर्ट जो है वो दिल को लगती है उसे पसंद करती हैं। क्योंकि अब देखें ना, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको हर जगह मिला भी है, आपको वहाँ पे एक आसानी मिल गई है, घर बैठे आप जो मर्जी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। पर आर्ट ये अब नुमाइशें किस लिए लगती हैं? अब दूसरी तरफ आपके जो ये थीसिस वगैरह देख लें, डिस्प्लेज देख लें, क्यों लगती हैं कि लोगों को एक उसके बारे में अवेयरनेस भी दी जाए। सोशल मीडिया पे आप लोगों को अपनी आर्ट या अपनी जो रेलेवेंट चीज़ है उसके वाले से इतनी अवेयरनेस नहीं दे सकते। अब एक जैसे कि एग्जांपल एक आर्ट पड़ी है, अब मैं जिसे मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आर्ट लवर नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वर्थ है। एक जब आप खुद फिजिकली वहाँ पे फिजिकली तौर पे आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपको उसकी वैल्यू पता लगेगी, क्योंकि आर्टिस्ट खुद आपको बताएगा कि ये चीज़ है, फिर मैं भी उससे इंप्रेस हूँगा, नहीं वाकई इसमें कोई चीज़ है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में और फिजिकल में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ना कि सिर्फ आर्ट के रिलेटेड, तकरीबन मोस्टली चीज़ों में जो आसानी तो आपके लिए ज़रूर कर दी है, पर जो आपकी जो है वो फिजिकल जाके आपने खुद पसंद करनी है, उसका एक अलग ही मज़ा है इस वाले से जो है। तो और अब ये जो नुमाइशें दीगर जो इन्होंने जैसे पहले कहा कि आर्ट्स काउंसिल में भी नुमाइशें लगती रही, मैं उधर भी जो है वो अब देखें ना, अब आर्ट्स काउंसिल अच्छा प्लेटफॉर्म है, उन्हें दिया गया, उन्हें भी चाहिए कि मतलब सोशल मीडिया की तरफ आएँ। अब जो आपके जितने भी जो हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो सोशल मीडिया, अगर कोई ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं तो उन्हें जो है वो खुद सोशल मीडिया के अपने ऊपर पेजेस के ऊपर लगा के प्रमोट करें। आर्ट्स काउंसिल का मतलब क्या है कि आर्ट्स को प्रमोट करना, तो उन्हें भी चाहिए अपना। अब देख लें, आर्ट्स काउंसिल इतना बड़ा अदारा है, उसकी कोई वेबसाइट ही नहीं है, मतलब इस फिजिकली इस तौर पे कि जैसे कि जो कोई आर्टिस्ट को प्रमोट कर सके। वहाँ पे उनका क्या होता है, जो भी उनकी जॉब्स वगैरह जो आनी होती है उसके रिलेटेड एक थोड़ी छोटी सी वेबसाइट है। तो ये आर्टिस्ट को उन्हें प्लेटफॉर्म देना चाहिए, क्योंकि हर बंदे को पता है आर्ट्स काउंसिल है। आपको मुझे नहीं पता कि यहाँ पे एटी आर्ट गैलरी है, ठीक है, यहाँ इजाज आर्ट स्टूडियो है, दीगर आर्ट स्टूडियो है। आर्ट्स काउंसिल का हर बंदे को अब वहाँ पे आपके जो है वो रोज़ की तादाद पे प्राइवेट और दूसरे जो है वो सरकारी स्कूल्स के इवेंट्स होते हैं, आप वहाँ पे लगा दें कि अगर आपके कोई आर्टिस्ट है, जैसे इनकी जो है कोई एक दो लगा दें, इसमें कोई प्रमोशन वाली बात नहीं है। आर्ट काउंसिल का काम ये है कि जहाँ पे आपका टैलेंट अच्छा है, जहाँ पे आपके पास कोई अलग चीज़ है, रेयर चीज़ है, जैसे इनकी जो कलम के साथ करती हैं, पिछली बार जो थी इंग्लिश में जो है वो करती थी कैलीग्राफ, ये एक अलग चीज़ है, रेयर चीज़ है, इसमें आप किसी को प्रमोशन नहीं कर सकते। एक जो है आपकी कॉमन चीज़ है, उसमें चले आप कह सकते हैं कि ये तो कॉमन है, हर बंदा के आप में इसमें क्या डिफरेंट है। रेयर चीज़ है, ऐसे आर्टिस्ट को भी फायदा होगा, आर्ट्स काउंसिल को भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे कि सर हमें भी, हम सिर्फ कैलीग्राफी का वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ठीक है आर्ट है, कलर्स के साथ है, लेकिन उस कैलीग्राफी के अंदर कितनी ज़्यादा जो है वो और कैटेगरीज हैं और किस किस तरह का आर्ट है, तो लोगों की अवेयरनेस होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। ज़ैनब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आपका आर्ट बहुत खूबसूरत है, अल्लाह करे कि इसमें और बेहतरी आए और आप बहुत ज़्यादा तरक्की पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं अपने देखने वालों को भी यही कहना चाहती हूँ कि आप जब भी कहीं अच्छा आर्ट देखें, कोई भी अच्छी चीज़ देखें, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, उसे फ़रोग दें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट के लिए आसानियाँ पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मुल्की हालात की हम मुल्की सियासत की तो बात करते रहते हैं, जैसा कि सबको पता भी है मेरे देखने वाली ऑडियंस को कोई कि बार इलेक्शंस का भी बड़ा दौर दौरा है और बार इलेक्शंस के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के डिफरेंट तरह के विजन्स हैं। जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारा हमें जो है वो बार के हवाले से भी मसाइल जितने दरपेश हैं बार को, उसके हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने में सामने आई हैं और किस तरह से आने वाले दिनों में उस पर हल किया जाएगा और उन मसाइल को जो है वो आसान अंदाज से लेकर चला जाएगा और किस तरह से उनके सोल्यूशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज प्लान की जानी चाहिए और किस तरह के एजेंडे होना चाहिए, क्योंकि हमारी कानूनी इदारों को जो है वो मुस्तहकम होना और उनका स्ट्रॉन्ग होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे इदारे मजबूत होंगे तभी हमारी शहरियों को जो है वो एक बेहतर अंदाज में इंसाफ मिल सकेगा। बार इलेक्शन के हवाले से और वकला के जितने भी मसाइल हैं उसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सदर उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद मियां अनवारुल हक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, आपकी तशरीफ आवर का बहुत शुक्रिया। और कैसी चल रही हैं इलेक्शन की तैयारियां, कितना प्रेशर है और सूरत हाल कैसी जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा एक वो जमहूरी जो सिलसिला है इसमें वकला की सियासत में और वकला के बार इलेक्शन में ये अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी किरदार अदा करता है इस पाकिस्तान की जमहूरियत में। कभी भी कोई गर्मी हो, सर्दी हो, कोई ऊंच नीच हो, बड़े बड़े वाक़यात हों, लेकिन इसके बावजूद हमारा ये प्रोसेस जारी रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज कल जो आप टेंशन का कह रहे हैं तो इतना नहीं है, इसको हम इजी लेते हैं। अपने दोस्त अहबाब से ही हमने वोट मांगने होते हैं, उन्हीं के चैम्बर टू चैम्बर हमने कंपेन करनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तरीके से जा रहे हैं उनके साथ। अपना वो जो हमारा मशहूर है, जो हमारे जहन में है वकला की फलाह व बहबूद का एक तसव्वुर, उसको लेके अपने दोस्त अहबाब के पास पहुँच रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और वेलकम भी कर रहे हैं। मंशूर के हवाले से आपने बात की कि मंशूर है उसको लेके वकला के पास जाया जा रहा है, तो मंशूर में क्या चीज़ें प्लान हैं, किस तरह के एजेंडे हैं जिस पे आप इन फ्यूचर काम करना चाह रहे हैं? इसमें जी सबसे पहले तो ये होता है कि जुडिशरी और हमारे वकला बार में हम एक ना जी ब्रिज का किरदार अदा करते होते हैं कि हमारे जजेस साहबान भी हमारा हिस्सा हैं और वकला हमारा ज़ाहिर है कि उन्हीं के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। तो उनके दरमियान में उनके आपस में जो रवैये हैं उनको बेहतर करने के लिए और कुछ इस हवाले से कि लॉ के हवाले से हम लोगों को जो रिलीफ लेके देना चाहते हैं, उसमें हमारे आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो हम लोगों की फलाह का काम कर सकते हैं। और अभी आपने जब शुरू में कहा था कि ये एक्चुअली हमारा जो काम है ना, लोगों को इंसाफ लेके देना, इंसाफ फ्राहम करना, उसके बारे में तो मौला अली करमल्ला वजह का भी इरशाद ग्रामी है कि कुफर के जो निज़ाम है ना वो तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जाहिर है कि जुल्म के निज़ाम को रोकने के लिए ही ये इंसाफ के लिए हम अदालतें कायम हैं और वकला उसमें बुनियादी किरदार अदा करते हैं। हम लोगों के मसाइल को अपना मसला समझते हुए क्लाइंट की जगह हम अपने आप को पेश करते हुए लफ्ज़ भी हम यही बोलते हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, कि क्लाइंट की तसल्ली के लिए भी और अदालत को समझाने के लिए भी। तो हम तो लोगों के तमाम मसाइल को ख़ुद अपने सर पे सवार करके उनको उसका एक अच्छा हल लेने के लिए हमने ये अदालती निज़ाम होता है, तो उसमें हम अपना बुनियादी किरदार अदा वकला हमारे कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। तो मंशूर के हवाले से ये है कि सबसे पहला स्टेप तो यही है कि बार और बेंच जो कि दो पहिए हैं, इसको हम मुतवाज़ी तौर पे जिस तरह हम चाहते हैं कि जजेस के भी है कि हमें एक इज़्ज़त वक़ार मिले और वाकई वो जिस चेयर पे बैठे होते हैं उस चेयर की एक इज़्ज़त और वक़ार होता है, वो हमें मलहूज़े ख़ातर रखना चाहिए। और उसी तरह हम समझते हैं कि जो वकला पेश हो रहे हैं कि उनका इज़्ज़त वक़ार का ख्याल रखना अदालत का काम है, क्योंकि ये हमारी कोई ऐसी वो जो केस हम प्लीड कर रहे होते हैं कोई दुश्मनी वाली तो बात नहीं होती, हम तो वजाहत उसको असिस्ट कर रहे होते हैं अदालत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए। इसलिए सबसे बुनियादी काम तो हमारा यही है कि हम अदालती निज़ाम को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। उसके अलावा हमारे यहाँ फैसलाबाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है हमारे ना बार में। बाहर के चारों तरफ से इस तरह ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है कि लोगों का गुजरना महाल हो जाता है, तो उसके लिए हमें पार्किंग प्लाजा की बहुत अशद ज़रूरत है। तो सर क्या पार्किंग प्लाजा के लिए जगह है या जगह भी अभी मौजूद नहीं है? अच्छा
जगह खैर हमारे पास मौजूद है, यानी कि आप अगर ज़िला कौंसल वाली साइड पे देखें तो यहाँ भी हमारे पास जगह मौजूद है। दूसरा चिन्योट बाज़ार के बाहर जो एक प्लाजा ज़ेर तमीर है अरसा से और नज़रअंदाज किया जा रहा है, अगर वो भी मुकम्मल तमीर हो जाए तो बहुत सारा बर्डन शहर का भी और हमारे कचहरी का भी उधर मुंतकिल हो सकता है। जगह प्रॉब्लम नहीं है, ये नीयतों का शायद फुकदान है या हमारे काम ना करने के ये मामला है कि ये हो नहीं रहा। अदरवाइज यह एक अच्छा पार्किंग प्लाजा बन सकता है और नज़दीक तरीन जगह हैं, तो वहाँ अगर इसको कर दिया जाए तो बहुत सारा बर्डन वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक खुशगवार माहौल और गुजरना और वहाँ लोगों का बैठना एक अच्छे से तरीके, खूबसूरत तरीके से। सारी बात है कि कचहरी रोज़ आना वकला के लिए, फिर पार्किंग स्टैंड का ना होना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो दुश्वारी भी है। और इसमें क्या कुछ बजट का लेना देना भी है कि बजट नहीं है, या इदारों की आप समझते हैं कि इसमें उनकी कारकर्दगी या उनकी जो हम कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदारी है? खैर लफ्ज़ तो आपने ठीक बोला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको हम अगर गैर जिम्मेदारी के प्रायोरिटीज़ पे रख लेना जी, प्रायोरिटीज़ अगर की जाए, ये आपका कि प्रायोरिटीज़ हों तो ये मामले हल हो सकते हैं। लेकिन ये हमने अपने बताना होता है अपनी इंतज़ामिया को कि ये मुश्किलात दरपेश हैं और उनको भी, वो डीसी का ऑफिस हमारे सामने है, करीब है, उनको भी इन सारे मसाइल का पता है। लेकिन ये हमको बैठ के ना, हम सबको, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार को, डीसी साहब को, बाकी को भी इंतजामिया को बैठ के इस पे सोचना ज़रूर चाहिए और इस मसले को जितनी देर हम मर्जी आंखें चुराई जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। इसको हल करने की तरफ आना चाहिए और जितना जल्द आ जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। तो हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ इस पे होनी चाहिए कि जी ये ऐसा मसला है जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा कचहरी की बाहरी हदूद से थोड़ा अंदरूनी हदूद की तरफ हम आए तो हम देखते हैं कि सिक्योरिटी का निज़ाम भी हमें कुछ खासा बेहतर दिखाई नहीं देता है। कोई भी अपने वेपन्स के साथ जो है वो कोर्ट्स में आ जाए तो ये बड़ा थ्रेट्स रहता है वकला के लिए भी, शहरियों के लिए भी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है कचहरी जहाँ पे रोज़मर्रा की रूटीन पे, डेली बेसिस पे बहुत सारे केसों की सुनवाई भी चल रही होती है। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसी हसास इदारे पे तो सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए? ये आपने उस वाकई नाजुक मसले की तरफ तवज्जो दिलाई और उसमें भी हमारी सबकी बदकिस्मती ये है कि ये वो जगह होती है कि जहाँ लोगों की दुश्मनियाँ भी, एक दूसरे के लोग दुश्मन होते हैं ना, कोई एक दूसरे के केसेस पे एक दूसरे के खिलाफ आए होते हैं और हज़ारों लोग आते हैं रोज़ाना। ऐसी जगह है कि जहाँ वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल लोगों ने अदालतों में हज़ारों की तादाद में पेश होना होता है। और उससे बढ़कर कि सीपीओ साहब का भी ऑफिस हमारी इसी कचहरी की हदूद में है और ये बदकिस्मती है कि इसके बावजूद ये सिक्योरिटी थ्रेट रहता है और लोग, वाकई आपकी बात सही है कि अपने वेपन्स के साथ वहाँ मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, ये इस बात के लिए तो जाहिर है फिर हमें वही सर जोड़ के बैठना चाहिए, सीपीओ साहब को भी, हमें भी, कि ये सब मामला यहाँ ना हो और ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और हर वाक़े के बाद हम इस पे स्टैंड लेते हैं कि जी कभी जड़ावाला में अदालत के अंदर वाक़या हो गया, हमारे इधर कोर्ट्स के अंदर लोग वेपन लेके आए और एक मर्डर हो गए और उसके बाद कुछ दिन वावेला होता है, फिर खामोशी छाई जाती है, तो कुछ दिनों के लिए वो लोगों की सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुस्तकिल बुनियादों पे करने वाला काम है और मैं बहसीत, अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया प्रेसिडेंट, तो सीपीओ साहब के साथ एक अच्छा इंशाल्लाह रिलेशनशिप इस हवाले से कि सिक्योरिटी प्लान वो दें हमें बेहतरीन वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी और आम साइलिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, क्योंकि एक एक जान कीमती है जी। वो पूरे पीछे पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है, कई ख़ानदान उसमें रुल जाते हैं। तो इस बारे में ये आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया और इस पर मैं तो आपके तवज्जो से अभी भी रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस पे अगर फौरी तवज्जो भी दी जाए, तो क्योंकि ये कोई लम्हा होता है कि जिसमें चंद लम्हे की वो गफलत जो है ना हमें बहुत सारा पीछे ले जाती है। बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला ऐसा है जिससे वकला की भी जो है वो उसका भी तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है, साथ ही साथ साइलिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कचहरी की हदूद की बात की जाए तो वकला के बड़े सारे मसाइल हैं, जिसमें से मेन मसला जो है वो चैम्बर्स के हवाले से है कि चैम्बर बहुत कम है। तो आने वाले जितने न्यू लॉयर्स हैं या हमारी फ़ीमेल एडवोकेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये जो है ना उनको ये इशू
फेस करना पड़ रहा है कि चैम्बर कब, नए चैम्बर्स कब बनेंगे, कब उनको अपने अपने चैम्बर्स मिलेंगे जहाँ पे वो बैठ के आवाम की बात को पुरसुकून तरीके से सुन सकें। ये वाकई हमारे जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है चैम्बर्स की अदम दस्तयाबी या चैम्बर्स का कमी जो है। ज़ाहिर है कि वो आते हैं और अभी अपने इस लॉर्ड्स के प्रोफेशन में वो बड़े अच्छे सोच समझ के कि यार यहाँ हम आएंगे तो यह अच्छे से तरीके, लेकिन वो कई साल उनको अपने चैम्बर्स मुयसर नहीं आते क्योंकि जगह नहीं है। तो इसमें ज़ाहिर है कि जी कोशिश खैर पुराने दोस्तों ने भी की, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस पे भरपूर कोशिश करूँगा और वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह अपने ये यंग जो दोस्त मेरे हमारे आ रहे हैं यंग वकला, उनके लिए जल्द अज जल्द हम जगह की फराहमी करके इनके लिए अच्छे खूबसूरत चैम्बर्स हवादार, जिसमें वो अच्छे बैठें और वो भी खुद अच्छा महसूस करें और जो क्लाइंट आए वो भी अपने आप को सही महसूस करें। इनके वो ऐसा गुम सा ऐसे भी चैम्बर्स बने हैं कि जहां हवा का उस तरह का गुजर नहीं है, रोशनी का गुजर नहीं है, और लोग बड़ा अगर चंद लम्हे के लिए लाइट बंद हो जाए तो बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके के साथ इसको बनाने के लिए चैम्बर्स के लिए इंशाल्लाह होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बेसिक नीड है और चैम्बर्स की अदम दस्तयाबी तो है, और उसके बाद अगर इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया जाए और चैम्बर्स नए बन जाए तो चैम्बर्स जो है वो महंगे भी बहुत है। तो नए आने वाले वकला आपको लगता है कि वो अफोर्ड कर पाएंगे इन सब चीज़ों को? हाँ, असल बात यह है कि चैम्बर्स तो अब भी मौजूद हैं जी, लेकिन उनकी जाहिर है कि प्राइस इतनी ज़्यादा यहाँ अब लाखों से बढ़ के करोड़ों में चली गई है। तो वाकई नए हमारे जो भाई आते हैं वो तो घर वालों की उम्मीदों का महवर इस तरह होता है कि अब ये हमें कमा के देंगे। अगर उस वक्त भी वो वापस जाके अपने माँ बाप से पैसे मांगेंगे, जी ये हमें 70 लाख का 80 लाख का करोड़ का चैम्बर लेना, तो जाहिर है कि वो वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हम नए चैम्बर्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें हम चैम्बर्स की कोई पैसे नहीं रखेंगे, सिर्फ उस पर जो कंस्ट्रक्शन पे जो हमारा चार्जेस आएंगे ना, वो फी पर्सन अगर 2 लाख रुपया आता है तो हम 2 लाख लेंगे, 2.5 लाख या 3 लाख जो भी, इनके 5-6 लाख में हम 2 अफराद को इंशाल्लाह वो चैम्बर फ्राहम करेंगे कि वो जो कमरा जिसकी तामीर पे जितना खर्चा आएगा हम उसको प्रॉफिट के हवाले से नहीं देखेंगे। तो वो इसलिए वो सस्ते तरीन चैम्बर्स होंगे उनके लिए। तो जगह की फ्राहमी गवर्नमेंट से हम जाहिर है कि उस हवाले से गुफ्तगू शनीद करेंगे, उनसे जगह लेंगे, उस पर तामीरात हम उन पैसों से करके, तो वो इंशाल्लाह वो नहीं महंगे होंगे इंशाल्लाह। अगर वैसे खरीदते हैं तो फिर महंगे होते हैं। हाँ जी, क्योंकि सारी बात है जो नया आ रहा है किसी भी फील्ड में, कोई भी यंगस्टर्स की बात करें, चाहे वो लड़का है लड़की है, तो उसके लिए आते ही इतना महंगा चीज़ अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें, ख़वातीन वकला के हवाले से, तो उनके मौजूदा दौर में क्या मसाइल हैं और किस तरह से आप उनको हल करेंगे? अच्छा, वो हमारी जो बहनें आ रही हैं ना, मैं समझता हूँ कि बड़ी दलेर हैं, बड़ी पावरफुल हैं। देखें उन्होंने उस चैलेंज को कबूल किया कि मैं समझता हूँ हर जो हमारी बहन आ रही है वो आयरन लेडी है इस हवाले से ना, कि उसने जो बहुत मुश्किल सा प्रोफेशन चूज किया है। लेकिन उनके लिए जाहिर है कि बेहतरी के सोचो विचार करना तो जो हम नुमाइंदे हैं हमारा काम है। पहले तो ये है कि हर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद 800 के करीब है हमारे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मसलन टोबा टेक्सिंग हमारे करीब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कुल वकला की तादाद 600 के करीब है। इनके हमारे फीमेल उनके कुल ज़िले के वकला से भी ज़्यादा है। तो इनके ज़ाहिर है कि फिर मसाइल भी उसी तरह बढ़ते हैं। मसलन यहाँ हमारे एक लेडीज़ बाथरूम बनाया गया है, वहाँ बेबी केयर सेंटर भी है, डे केयर सेंटर भी, लेकिन दोनों उस वक्त बनाए गए थे जब इनकी तादाद 100 से भी कम थी। तो उसी के हवाले से ये अभी चल रहा है। अच्छा, कुछ हमारे प्रॉब्लम ये पैदा हो गई कि जब हम बाथरूम में आए तो 1000-1200 वकला थे, तो बाथरूम की वसअत ज़्यादा थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी तादाद भी 6000 के करीब चली गई, लेकिन बाथरूम को हम वो सिमटता जा रहा है कि हमने कई काम उसी में शुरू कर दिए। हालांकि उसके लिए हमें बाहर जगह लेनी चाहिए थी, बाहर अच्छे से अंदाज के साथ उसको करना चाहिए, और बाथरूम को अपने बैठने की खूबसूरत जगह। इसी हवाले से हम अपने बहनों के हवाले से मैं समझता हूँ कि उनको बाथरूम की वसअत ज़रूरी है, उनको जो लेडीज़ बाथरूम। सर, ख़वातीन वकला के क्या मसाइल हैं, उसका हल किस तरह से आप यकीनी बनाएंगे, इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वकला के मसाइल के हवाले से बात करें तो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी सहूलियात उनको फ़राहम की जाएँ उतना ही ज़्यादा कम है, क्योंकि ख़वातीन ने एक इतना मुश्किल शोबा जो है उसको पहले तो अडॉप्ट किया, और हमारी फ़ीमेल जो है हमेशा से औरत को जो है अल्लाह ताला ने बड़ा मजबूत पैदा किया, जो अपने घर की भाग दौड़ को, अपने मुल्क की भाग दौड़ को, अपने इदारों की भाग दौड़ को बहुत ही आसान अंदाज से चलाती है। तो उनके लिए जितनी भी ज़्यादा आसानियाँ और जितनी ज़्यादा सहूलियात उनको फ़राहम की जाए, मेरा ख्याल है वो कम होता है। उनको जितना भी ज़्यादा सर्व किया जाए तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ख़वातीन के लिए भी, कि जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हम अपने हक़ के लिए, दूसरे के हक़ के लिए, राइट्स के लिए तो बात करते हैं, अपने राइट्स के लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि जो आपका जो सही हक़ है वो आप तक ज़रूर पहुँचाए। और वकला के हवाले से बात करते हैं, वकला के मसाइल के हवाले से बात की जाती है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ख़वातीन वकला के मसाइल को जो है वो नज़रअंदाज कर दें? उनके क्या मसाइल हैं, उनको किस तरह से हल किया जाएगा, इसी पे हम बात करेंगे। सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो ख़वातीन के हवाले से भी आपके माइंड में बहुत सारी प्लानिंग है, जिसको आप इलेक्शन जब होंगे और उसके बाद उन मसाइल पे काम किया जाएगा। नहीं, इनके लिए एक तो यही हम अभी बात कर रहे थे ना कि जी इनका जो बार रूम है उसको बेहतर किया जाएगा। वो केयर सेंटर बच्चों के लिए जो बनाया जाता है उसको फैसिलिटेट अच्छे तरीके के, ताकि वो अगर अपने बच्चों को कुछ देर के लिए दो चार घंटे के लिए उधर छोड़ के अदालतों में पेश हो रही हैं तो उनको माहौल, एक खूबसूरत एनवायरनमेंट बच्चों को मिले, उनके खेलने की जगह भी हो, प्लस उनके लिए खिलौने भी हों। इसके अलावा जो हम नई चैम्बर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं कहता हूँ कि इनके लिए हमने प्रायोरिटीज़ रखेंगे कि इनके लिए लाजमी हो, यानी कि ये चैम्बर के बगैर ना हो, इनका अपना चैम्बर हो, ताकि ये तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें कि ये मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ। तो उसके लिए मेरे जहन में जो आइडिया है कि हम जो भी बिल्डिंग बनाएं उसमें एक फ्लोर कम से कम ना जी ऐसे भी, यानी कि ये राय है एक, वहाँ हम इनसे डिस्कस करेंगे अपनी बहनों से, लेडी वकला के साथ, कि अगर ये मान गई तो एक फ्लोर मुकम्मल इस हवाले से कि इनके लिए हम कर देंगे, ताकि इनको आने जाने में फिर दिक्कत नहीं होगी, एक दूसरे के साथ एक अच्छे माहौल के साथ, हाँ जी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन अच्छा रहेगा कि आपस में। और इनके देखें जी छोटे छोटे मसाइल हैं, वाशरूम मैं समझता हूँ कि अलहदा होना चाहिए, ये एक बुनियादी चीज़ है, ज़रूरत है, हिचकिचाहट महसूस होती है कि अगर वहाँ क्यों लगाओ मर्दों का ही, तो फिर अच्छा ये। और अगर उधर जाए, हम अदालतों की तरफ जाते हैं, वहाँ हमने एक छोटा बाथरूम बनाया हुआ है, तो वो मेल्स के लिए है, वहाँ फीमेल के लिए नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ एक कमरा हमें इनके लिए मखसूस करेंगे, ताकि वहाँ ये जाके इजीली, क्योंकि वहाँ से फिर वापस अपने बाथरूम में या अपने ऑफिस में आना, कई बार आधे घंटे का टाइम होता है, अदालत में 15 मिनट का टाइम होता है, तो वहीं भी गुजारा जा सकता है। तो वहाँ भी हम लेडीज़ बाथरूम इंशाल्लाह फ्राहम करेंगे, और जो इनकी मुश्किलात होंगी उनको इंशाल्लाह सुनेंगे नहीं, उनको फौरी हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये यहाँ आके एक अच्छा माहौल और अच्छे तहफ़्फ़ुज़ के साथ यहाँ अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल टाइम दे सके। बिल्कुल। और सर, जैसे कि हम अगर बात करें हाई कोर्ट बार बेंच की भी, तो वो एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी तक हल नहीं हो सका। तो क्या हम इस चीज़ की उम्मीद रखें कि आने वाले टाइम में, आने वाले साल में इस जो है मसले पर, अहम मसले पर गौर किया जाएगा? अच्छा, ये ऐसा मसला है कि कई दहाइयों से चल रहा है, और मैं इंशाअल्लाह इसके लिए भरपूर कोशिश करूँगा। मेरे भाई भी, दोस्त भी पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, कुछ मेरे दोस्त ज़ाहिर है कि वो यहाँ रह भी चुके हैं, कोई सेक्रेटरी रह चुका है, कोई सदर भी दोबारा रिपीट भी कर। अच्छा, ये दरअसल ना जब वो कहते हैं ना कि जी हमने सोचा कि हमारे माइंड में है, वो पंजाबी में कहते हैं कि माइंड चू काट के भी किसी काम चले आइए, वो असल में ये है कि ये काम हो सकता है। फैसलाबाद को इग्नोर किया जा रहा है, तीसरा बड़ा शहर है, और ये हमारा हक नहीं है, यहाँ के अवाम का हक है। ये 1.5 करोड़ लोगों का हक है कि उनको उनकी दहलीज पे इंसाफ मुहैया किया जाए। इसके लिए बड़ा एक जहन में एक अच्छा है कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजरान, तलबा तंजीमों को साथ, लेबर तंजीमों को हम साथ मिलाएंगे, इंशाल्लाह एक पेज पे करेंगे, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ये शायद वकला का ही मसला है। हमारा ये मसला नहीं है। हम तो लाहौर जाके भी जिस बंदे ने हाई कोर्ट में जाना है वो हमें पे करता है, हम उससे अपनी फीस लेते हैं, वो हमें पिक एंड ड्रॉप देता है। अच्छा, तो हमें तो थोड़ा मसला होता है। लेकिन साइलिन का देखें, जिनके पैसे लग रहे होते हैं, जिनका पूरा केस इस बारे में लग रहा होता है, तो उनके लिए किसने सोचना है? ये गवर्नमेंट का काम है, और हम इंशाल्लाह अगला साल जो कि इलेक्शन का है उसमें हम ये
प्रायोरिटीज़ पे रखेंगे कि जो भी हमारे लिए काम करेगा, हमारे हाई कोर्ट बेंच के लिए काम करेगा, हम उनके लिए एक अच्छा रवैया वहाँ फराहम करेंगे, बार में उनके खुश आमदेद कहेंगे। जो उनसे हमारे देखें, हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं। हमने तो लोगों के लिए और अपने वकला के लिए और अपने फैसलाबाद के अवाम के लिए ये हाई कोर्ट बेंच का मुतालबा करना है। वो PTI ले आए, वो MLN ले आए, वो PPA ले आए, कोई भी जमात ले आए, हम उसको अपने कंधों पे बिठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा ये बुनियादी मसला और जो कई दहाइयों से पेंडिंग किया गया है, इसको हल करने में हमारी मदद करें। तो इसमें हम इंशाअल्लाह अपने पूरे फैसलाबाद के तमाम जो भी स्टेक होल्डर है उनको इंशाअल्लाह एक पेज पे लाएंगे। ये अच्छे से तरीके के साथ अच्छे अपने क्या कहेंगे इसको, अपने हक के लिए अच्छे तरीके के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, और ये होना चाहिए क्योंकि हर रोज़ आए रोज़, क्योंकि रूटीन में रोज़ाना की बुनियादों पे जो है वो केसेस होते हैं जिनकी सुनवाई के लिए फिर लाहौर जाना पड़ता है। आपने जैसे बात की कि वकला को तो जो मसला है ये वो उतना ज़्यादा नहीं है, साइलिन के लिए ज़्यादा है, लेकिन जो शहर के अंदर की कोर्ट्स हैं, जैसे हम ड्रग कोर्ट्स की बात कर लें, कंज्यूमर कोर्ट की बात कर लें, FIA की बात कर लें, तो ये इतनी दूर दूर क्यों है? इनके लिए एक बिल्डिंग क्यों नहीं है? इस हवाले से कोई मनसूबाबंदी है? जी हमारे जहन में इसमें बिल्कुल है कि जी इसको हम एक छत के नीचे लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें हमारी कोर्ट्स जो है ये फेडरल कोर्ट्स हैं बहुत सारी, लेकिन ये जाहिर है कि ये इधर उधर इन्होंने मुख्तलिफ जिस जगह किसी का दिल चाहा वहाँ कोठी किराए पे ले ली और अदालत उधर लगा दी। इसको हम एक ना जी निज़ाम में लाना चाहते हैं और एक निज़ाम में इंशाल्लाह लाएंगे। और देखें, लोगों को, एक वकील साहब हैं, उन्होंने इधर भी अपने लोगों के केसेस में पेश होना है, तो पता चला कि जी बैंकिंग कोर्ट वो उधर जाना है, तो अगर वो अपने बाइक को निकाल के उधर चला जाता है तो वहाँ 3 घंटे लग जाते हैं, तो पिछले वाले उनके क्लाइंट बेचारे बैठे रहते हैं, सफ़र करते हैं। ये मुश्किलात क्लाइंटों के लिए भी और वकला के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हमारा है कि बिल्कुल हमारे एक प्रेमिसेस और करीब तरीन हमारे हो, एक छत के नीचे हो, जितने ज़्यादा हम इन कोर्ट्स को एक छत के नीचे ला सकें या एक प्रेमिसेस में एक करीब ला सकें, तो ये वो बुनियादी काम है हमारे करने वाले। उसको इंशाल्लाह प्रायोरिटीज़ पे करेंगे। इसके अलावा हमारा सड़क क्रॉस करते हुए वकला का और साइलिन के बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि वहाँ एक ब्रिज ऐसा बन जाए, ओवरफ्लाई ब्रिज बन जाए, अंडरपास बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं और ये मुमकिन है, और ये कोई ऐसी नामुमकिन सी चीज़ नहीं है, ना इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। पूरे शहर में अगर हम मुख्तलिफ जगह पे बना रहे हैं तो यहाँ रोज़ लोगों का, हज़ारों लोगों का आना जाना है और हज़ारों गाड़ियों का उन सड़कों पे से गुजरगा है, तो वहाँ हमारी तवज्जो इतनी ज़्यादा मरकूज़ नहीं होती। वो मैं फिर वही पहले वाली बात करूँगी, ये प्रायोरिटीज़ की जंग है कि प्रायोरिटीज़ जिन लोगों ने तय करनी होती है ना जी, उनमें शायद हम भी उस तरह की नहीं कर सके, हमारे नुमाइंदे भी। अगर करते तो ये अब तक बन चुका होता। अगर हमारी प्रायोरिटीज दूसरे लोगों के मसाइल को हल करने पे लगी हों और अपने मसाइल को हम हल ना करें, तो फिर ये बदकिस्मती ही होती है। बदकिस्मती भी होती है। जैसे अभी आपने अपनी बात में ही बात एक की कि ये सब चीज़ें जो मसाइल हैं इसे हल करना जो है वो बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। तो मैं भी इसी बात पे आना चाहती हूँ कि आपसे पहले कि अभी तो कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन होगा, फिर साल पूरा वही नुमाइंदगान चलेंगे, तो आपसे पहले के जो नुमाइंदगान हैं, आप समझते हैं कि उनकी उतनी काविशें थीं इन मसाइल को हल करने के लिए, और अगर भरपूर अंदाज से कोशिश की होती तो शायद बहुत सारे मसाइल को अब तक हल किया जा चुका होता? देखिए, कुछ तलख हकीकतें हैं। हमारे बहुत खूबसूरत सदूर गुजरे हैं और उन्होंने बहुत सारे काम किए। बार में हमारी बार खूबसूरत तरीन बार कहलाती है पाकिस्तान की, इतने अच्छे हवाले से टफ टाइल्स लगी हुई हैं, अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बार रूम में बैठने का माहौल अच्छा है। ये हमारे बहुत सारे सदूर ने, ज़ाहिर है अपना हमारा एक लेयर क्लब है, बहुत खूबसूरत क्लब बना हुआ है, अच्छी हमारी लाइब्रेरी भी है, लेकिन इन सारी चीज़ों को वक्त के साथ बेहतर और होना चाहिए। ये असल बात है, मसला ये है। अच्छा, ये जो मैंने मसाइल की निशानदेही की, ये मसाइल पिछले 5-7 सालों में ज़्यादा उजागर हुए, और बदकिस्मती ये है कि पिछले 5-7 सालों में हमारे काम नहीं हुए। ये मैं हकीकत की बात यहाँ ऑन एयर इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की गई। हमारे बाहर के इलेक्शन को ना बाहर का इलेक्शन बना दिया गया। हमारे बहुत बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड पूरे शहर में लगे होते हैं, लोगों के
कॉलोनियों के मसाइल, सूतर मंडी के मसाइल, उन पे गुफ्तगू हो रही होती है, उनको हल करने की। लेकिन हमारे ये जो मसाइल मैंने जिनकी निशानदेही की, ये इसीलिए इग्नोर हुए ना कि हम और पंगों में पड़ गए और इधर उधर की सियासतों में, या अपने वो टिकटें पक्की करने के लिए कि जी सियासी जमातों में हमारा नाम आ जाए और हम आगे MP MNA की टिकट के लिए, हसूल के लिए। या मैं समझता हूं कि वकील खुद एक लीडर होता है, इसको किसी जमात की कासा मफादात से बाहर निकल के मामला मसाइल का हल नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मसाइल को बिल्कुल भी जो है ना उनका, अगर हम ये सोचें कि उसका हल निकल आएगा, तो अपने ज़ाती मफाद से बाहर निकल के जो है वो दूसरों के लिए जब हम सोचेंगे तभी चीज़ें बेहतर होती हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वकला के हवाले से बात करें तो बहुत सारे मसाइल पे हमेशा से बात की जाती है। इंसाफ देने वाला भी अगर इंसाफ का मुंतज़र हो तो सोचें कि फिर आम शहरी का क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितने हमारी कानूनी इदारे हैं, हमारे लिए जो भी लॉ बनाए जाते हैं, जो कवानीन को हमारे लिए नाफिज किया जाता है, उसकी पासदारी पे तो हमेशा से जो है वो हम हमेशा से ज़ोर देते हैं, लेकिन अपने इदारों को मजबूत करना और इदारों में बैठे वकला को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे फिर उनकी सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे फिर उनके बार के हवाले से जितनी भी उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है उसको पूरा करना, और स्पेशली ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें तो उनके लिए जितनी सहूलियत फ्राहम की जाए वो कम है। हमेशा से बात की जाती है कि वकला के हवाले से, वकला के हकूक़ के हवाले से, लेकिन सिर्फ बात कर देने से चीज़ें और मामला हल नहीं होते। उन मसाइल की निशानदेही करना बहुत अच्छी बात है, और निशानदेही के बाद इस तरह की स्ट्रेटजीज़ प्लान करनी चाहिए कि उनका हल भी हो सके। और आने वाले इलेक्शन के बाद क्या इन मसाइल का हल होगा या नहीं, इसी हवाले से हम जानेंगे। सर, जिस तरह से आपने बहुत सारे मसाइल की निशानदेही तो कर दी और आप भी कैंडिडेट हैं, तो ज़ाहिर बात है आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि पूरे साल को, क्योंकि ज़ाहिर बात है एनुअली ये इलेक्शंस होते हैं, एक ही साल होता है जो है नुमाइंदे के पास, तो क्या डे 1 से ही चीज़ों को सही अगर डायरेक्शन दी जाए तो इन मसाइल को एक साल में हल किया जा सकता है? जी, बहुत सारे मसाइल को हल किया जा सकता है। सबको तो मैं नहीं कहता, ऐसा दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारों को हल किया जा सकता है और बहुत सारों की लाइन सीधी की जा सकती है कि वो एक डायरेक्शन दी जा सकती है कि अब पिछले वालों को वो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदा अगर एक पटरी पे चढ़ जाए ना तो फिर काम हो जाते हैं। आपका सवाल बड़ा अच्छा था कि ये कहते हैं कि ये होगा, वो मुन्नू भाई का एक शेर है, मैं अगर आज़ाद कहते हैं कि की होया, कहना कुछ नहीं होया, कहना की होना है, कहना कुछ नहीं होना, की हो सकता है ना, हो नहीं सकता, करना पैंदा है, इश्क समंदर तरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है, ते जीवन लई फिर मरना पैंदा है। ये बात है कि फिर करना पड़ेगा ना हमें। मैं अभी जो बात कर रहा था ना कि हमने अपने इलेक्शन को लोगों के हवाले कर दिया, बाहर के कम्युनिटी के हवाले कर दिया, तो ज़ाहिर है फिर उनके मसाइल हमारे लिए वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं कि वो अगर हमारे लिए बहुत सारा बाहर से काविश कर रहे हैं वोटों के लिए, या हम पे पैसे लगा रहे हैं, या हमारे लिए बाहर से कोई, तो जाहिर है कि उनके जो मसाइल हैं हमारे लिए शायद वो तरजीहात पे, प्रायोरिटीज़ पे आ जाएं, हैं, पहली तरजीह पे हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि हम अपने इलेक्शन को भी ना अपनी हदूद में रखें, अपने इलेक्शनों को इतना महंगा ना होने दें। फिर प्रोफेशनल लॉयर के लिए बहुत मुश्किल हो गया है इलेक्शन को लड़ना, इतना कॉस्टली कर दिया गया है कि बाहर से हमारे जो कोई दोस्त अहबाब हमारे ही दोस्त हैं, उनके पास ज़ाहिर है वो वकील हैं, उनके पास लाइसेंस है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। बहुत सारे लोग वो पैराशूटर, मैं उनको कहूँगा कि पैराशूट के ज़रिए आते हैं, एक उनके पास लाइसेंस ज़रूर होता है, लेकिन वो एक सरमाए की बुनियाद पे आते हैं और हर तरफ तेज़ी के साथ आके वो अगर लोगों के दगड़ो दिमाग पे इस तरह कब्जा, तो उनके लिए फिर हमारे जो आम प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं ना, उनके मसाइल, उनके मसले नहीं होते। उनको तो पता भी नहीं होता कि ये कैसे हमने अदालतों में जाना है, वहाँ हमें क्या मसाइल पेश आएंगे, यहाँ से गुजरगाह में से हमें क्या मसाइल पेश आएंगे, चैम्बर्स का हमारा क्या मसला है, पार्किंग का हमारा क्या मसला है, वो फिर उसको हल करना तो दूर की बात है। तो ये हमारे बुनियादी लाइब्रेरी को हमने कैसे अपग्रेड करना है, ये हमारे मसाइल हैं। जो वहाँ रोज़ाना जाते हैं, सुबह से शाम तक वहाँ गुजारा करते हैं, जो अपने बच्चों का रिज़्क वहाँ से कमा के लेके जाते हैं, जिनका दारोमदार इसी पे। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी अपने वकला भाइयों से भी कि इस पे ज़रूर गौर करें कि हम पे कोई बाहर से आके
हुक्मरानी ना करें और ना हम अपने इलेक्शन को इतना मुश्किल कर दें, इतना महंगा कर दें कि आम जो वकील है वो इसको सोचने पे मजबूर हो के या इसको छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से इलेक्शन की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, यंगस्टर्स की किस तरह से परफॉर्मेंस इसमें होती है, उनका कितना जोश वल्वला आपको दिखाई दे रहा है आने वाले जितने नए वकला हैं? अच्छा, वो हुसन होता है हमारे यंगस्टर हमारे इलेक्शन का हुसन है। वो जान खपा देते हैं, वो एक जिसके साथ होते हैं उसके लिए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए नाराबाजी करते हैं, उसके लिए वोटों को अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। ये वाकई उनके लिए एक ना बहुत वो लोग काम करते हैं। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि उनके लिए किसने सोचना है? हाँ। उनके लिए हमने रास्ता किस तरह हमवार करना है कि वो लड़ सकें इलेक्शन, हमारे लीडर अगले लीडर वो हों। हाँ जी, अगर हम ऐसी मुश्किलात पेश करते रहेंगे तो वो तो बेचारे मायूस होते जाएंगे, वो तो फिर वोट देने के लिए सिर्फ रह गए हैं या नारे मारने के लिए रह गए। मैं कहता हूं कि फिर मैंने पहले भी लफ्ज बोला कि हमारा हर वकील लीडर होता है। मैं कहता हूं उसको बस मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी लीडराना सलाहियतों को ना जी हमारे साथ बुरोए कारला, उसके लिए मैंने उनको इंशाल्लाह माहौल दूंगा कि ये हमारे छोटे भाई जो है ना, ये सिर्फ नारे मारने के लिए, वोट डालने के लिए ना हो, ये हमारी क़यादत करने के लिए, और उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है। उनको मसाइल का भी पता होता है क्योंकि वो उसमें से गुजर रहे होते हैं और उनको हल करने के लिए भी उनके पास कई तजावीज़ होती हैं, क्योंकि नए दौर के नए तकाज़ों के मुताबिक जो है सोच भी एक नए तरीके से, आपका देखने का चीज़ों को नज़रिया अलग होता है, उनका देखने का नज़रिया अलग होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ सपोर्टर्स नहीं, लीडर्स को जो है वो आगे लेकर चलें। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको वकालत से मुंसलिक हुए जो है माशाल्लाह 23 से 24 साल हो गए हैं, उम्र का एक हिस्सा आपने कोर्ट कचहरी में गुजार दिया है। तो शोबे की तरफ किस तरह से आना हुआ? बाय चॉइस था? जी बाय चॉइस था। हम जाहिर है कि एक सोच समझ के इसको, ये बड़ा हमारे जहन में था, एक आइडिया था कि हम लोगों को इंसाफ लेके दें हैं। यानी कि आम मुआशरे में एक, मैं बचपन से ही शुरू में लोगों के साथ राब्ता, लोगों के साथ एक वो मौलाना रूमी रहमुल्लाह अलैह का एक कौल बहुत जहन में बचपन से बैठा हुआ था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के हज़ारों रास्ते हैं, लेकिन मैंने अल्लाह की मखलूक की खिदमत के ज़रिए उस तक पहुँचने का रास्ता चुना है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर सोचा कि लोगों के मसले मसाइल बहुत सारे कचहरी के साथ वो बस्ता होते हैं। तो लोग देखें, दो बंदे आते हैं कचहरी में, एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है। तो मजलूम का तो किसी ने साथ देना होता है। तो हमारे बहुत ज़्यादातर वकला वो इसी तरह इस फील्ड में है कि वो मजलूम के लिए, और ये बड़े नरम दिल होते हैं। लोगों ने बाहर बहुत तासर है, अजीबोगरीब। मैंने बहुत वक्त इधर उधर मुआशरे में गुजारा है, तो मैं देखता हूँ कि वकला एक नरम दिल लोग होते हैं। मतलब इनकी फ़ीस अगर किसी से 30,000 रुपया फ़ीस तय भी हो गई है तो उसके पास नहीं है, तो वो कहता है जी कि 5,000 है तो रख के आप काम शुरू कर दें। अच्छा, कोई किसी जगह भी आप चले जाएं, आप अपना सूट खरीदने चले जाएं, हम सिलाई करवाने चले जाएं, अच्छा वो उस वक्त तक हमें वो चीज़ नहीं देते जब तक हम उसकी पूरी पेमेंट नहीं कर देते। जबकि हम तो वो उसका 10वां हिस्सा लेके भी 8वां हिस्सा जितना लोगों को सहूलत दे सकते हैं, और वकला ये सारा करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। और बहुत सारे वकला मेरा ख्याल है कि ऐसे केसेस ज़रूर करते हैं महीने में, जो लोगों के फ्री करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कि कोई माड़ा बंदा आ गया, कोई ऐसी फैमिली आ गई, कोई ऐसा, तो वो सोचते हैं कि यार नहीं, ये चलो मेरे लिए सदका है। और मैं इधर आए भी इसी तरह, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग के बहुत सारा ज़मीर इस हवाले से मुतमिन है कि लोगों के काम आ रहे हैं। हाँ जी, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अगर किसी से हम पैसे भी लेते हैं तो उससे बढ़कर उसको रिलीफ दिलवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि तो सारी बात है, जो शहरी आपके पास आता है उसकी बहुत सारी उम्मीदें और एतमाद आपके ऊपर ही टिका होता है कि आप उसे जो है वो इंसाफ दिलाएंगे। तो वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अपने पेशे के लिहाज से भी, और उनका एतमाद को जो है वो बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सर, जब आपने वकालत का सफ़र शुरू किया उस टाइम की मुश्किलात में और अब के जो यंगस्टर्स आते हैं, कुछ फ़र्क दिखाई देता है? वैसे तो देखें, जो भी नया बच्चा आएगा, जब हम नए आए थे तो हमें भी यही मुश्किल था। उस वक्त अगर 2 लाख का चैम्बर था तो 2 लाख नहीं होता था कुल्लो हम। तो अगर आज 20 लाख का तो 20 लाख नहीं होता। बंदे के ऐसे ही मजबूरी होती। लेकिन ये है कि नए वक्त के नए तकाजे होते हैं, ये आपने शुरू में भी कहा। और ये भी है कि हम अपने बच्चों को ना अपने वक्त में डालने की कोशिश ना करें। वो उनका वक्त है, आज उनका वक्त है, उनके वक्त के हिसाब के साथ चलें। तो आज की कुछ और मुश्किलात हैं, उस वक्त की भी थी, लेकिन
इन मुश्किलात से निकलना ही एक ना जी वकील का हौसला होता है। और हमारे एक उस्ताद थे जिन्होंने हमें बताया कि बेटा जी, वो पंजाबी में उन्होंने कहा कि वकील बनना है तो 3 शावां, ना अकना है, ना झकना है, ना थकना है। हाँ। नहीं, उकताना भी नहीं है, झिझकना भी नहीं है, और थकना भी नहीं है, उकताहट का और थकने का। और पहले 3 साल जो होते हैं ना, वो बड़े मुश्किल से होते हैं हर वकील के लिए भी, जो भी आता है, क्योंकि सीखने का प्रोसेस होता है, घर वालों की उम्मीदों का महवर होता है बंदा, बहुत सारे अच्छा, बोझ लेके कंधे पे अपने कंधे जो पे है आ ना रहा होता यंगस्टर्स है। आता है अच्छा, कचहरी उसी में। वक्त उसकी शादी भी तकरीबन तय करीब होने करीब के तय करीब। हो चुकी होती है या हो गई होती है। अच्छा, वो ये सारे मसाइल उस पे उस वक्त एकदम, तो वो उस वक्त उसकी अर्निंग हो नहीं हो रही होती, ये उसके लिए सबसे बड़ा मसला होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम वकील को इतना हौसला दे देना जी अपने उन नए आने वाले भाइयों को, कि हम 2-3 साल के लिए उनके इस प्रोसेस में उनका तावन इतना ही हो जाए कि उनका फ्यूल, मोटरसाइकिल का, गाड़ी का फ्यूल हो उनकी जाए, बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाए और उनका तो करियर जो है वो आगे से बढ़ जाए। तो उसके लिए जहन में है 1-2 प्लान है कि हम इंशाल्लाह उस पे इंशाल्लाह चले, अल्लाह भी करे कि करेंगे जी। आपके तमाम जितने भी आपके मंसूबे हैं वो पाए तकमील तक पहुंचे। एंड बेस्ट ऑफ लक सर आपके इलेक्शंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी नाज़रीन देखने वाले हैं उन्होंने भी आज के इस पूरे सेशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और पूरे सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम कहीं कोई गुफ्तगू के लिए बैठें और वहाँ से कुछ सीख के नहीं उठें। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।